हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और इस एक्ट का लास्ट पार्ट आज हम करेंगे। ये हमारा एक्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसका नाम है सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया जाता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ वो अगर तोड़ दिया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को बायर या सेलर जिसके भी द्वारा तोड़ा गया, तो उस केस में किस किस के ऊपर केस किया जा सकता है, क्या क्या सूट फाइल किए जा सकते हैं, सेलर के पास क्या रेमेडीज़ होंगी, क्या क्या उपचार होंगे, बायर के पास क्या होंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले एक बार हम आपको बताते हैं कि हमने करवाया क्या क्या आपको। ठीक है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सबसे पहले इसके बेसिक्स बताए गए, सेल और एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस बताया गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ाया गया, कंडीशंस क्या क्या हैं, वारंटीज़ क्या क्या हैं, कंडीशंस में था इम्प्लाइड कंडीशंस क्या हैं, इम्प्लाइड वारंटीज़ क्या हैं, प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ऑनरशिप कैसे ट्रांसफ़र होती है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया गया जिसमें डिलीवरी और पेमेंट से रिलेटेड रूल थे, और लास्ट क्लास में हमने अनपेड सेलर किया था कि अगर किसी सेलर को कोई पेमेंट नहीं मिलती है तो क्या किया जा सकता है। तो ये चैप्टर किस बारे में है? अब सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ दिया गया है तो क्या क्या सूट फाइल किए जा सकते हैं, केसेस किए जा सकते हैं। नंबर 1 हमारे पास आता है सेलर्स रेमेडीज। सेलर के पास क्या रेमेडीज है? इफ बायर रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, दैट इज ही नाइदर एक्सेप्ट्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स नोर मेक्स द पेमेंट ऑफ गुड्स, या तो फिर वो डिलीवरी लेने से मना कर देता है या फिर गुड्स की पेमेंट करने से। द लॉ प्रोवाइड्स द फॉलोइंग रेमेडीज टू सेलर, लॉ क्या करता है? रेमेडीज प्रोवाइड करता है सेलर को। नंबर 1 सूट फॉर प्राइस। ठीक है, जब सूट फॉर प्राइस का मतलब है जब प्रॉपर्टी आपने पास कर दी किसी बायर को, ठीक है, और बाद में किसी मालाफाइड इंटेंशन के साथ, मालाफाइड इंटेंशन मतलब गलत नीयत से उसने पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है या फिर उसको पेमेंट करने से मना कर दिया है। अब सेलर के पास क्या अधिकार है? वो जितना प्राइस था गुड्स का उसके लिए वो केस कर सकता है बायर के ऊपर। ठीक है, अगर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है सेल की, ठीक है, उसमें ये लिख रखा है कि जो पेमेंट है गुड्स की वो एक सर्टेन डेट तक होनी है, निश्चित डेट तक होनी है, और बायर उस डेट तक अगर पेमेंट नहीं करता है तो सेलर क्या कर सकता है? वो बायर के ऊपर केस कर सकता है। वेदर द पोजीशन ऑफ गुड इज बायर और सेलर, इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उसका पोजीशन बायर के पास है या सेलर के पास है। एक निश्चित डेट तक ये बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट हो जानी चाहिए। अगर उस डेट तक पेमेंट नहीं होती है तो वो क्या कर देंगे? उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और प्राइस के लिए सूट फाइल कर सकता है कौन? सेलर। सेलर बायर से ये डिमांड कर सकता है, ठीक है, वो केस फाइल कर सकता है प्राइस के लिए। दूसरा आता है सूट फॉर प्राइस ऑन नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, सूट फॉर प्राइस ऑन नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। सेक्शन 55(2) क्या कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट का? इट स्टिपुलेट्स दैट इफ पेमेंट फॉर गुड्स इज टू बी मेड बाय सर्टेन डेट इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट वेदर और नॉट द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गुड्स डिलीवर हुए हैं नहीं, पेमेंट की डेट निश्चित है, एंड द बायर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेक द पेमेंट, द सेलर कैन सू द बायर फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर केस किया जा सकता है। फिर आता है हमारा सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। ठीक है, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। सेक्शन 56 क्या कहता है? वेयर बायर नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ गुड्स और मेक द पेमेंट। जब बायर रिफ्यूज़ करता है, गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर देता है, पेमेंट करने से मना कर देता है, तो सेलर नॉन एक्सेप्टेंस का भी उसके ऊपर केस कर सकता है। तो ये तो हुई सेलर की रेमेडीज़। फिर आती है हमारे पास बायर की रेमेडीज़। एक बायर क्या कर सकता है? ये तो थी बात सेलर क्या कर सकता है। बायर क्या कर सकता है? नंबर 1 डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सेक्शन 57 ये बताता है जहाँ पर सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट करता है और रिफ्यूज़ कर देता है गुड्स को डिलीवर करने के लिए, सेलर मना कर देता है, तो बायर के पास ये अधिकार है डैमेजेस के लिए वो क्लेम करे कि नॉन डिलीवरी है, आपने मुझे गुड्स की डिलीवरी नहीं की, तो उसके लिए भी केस किया जा सकता है। क्लियर? फिर आता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 58 है इसमें, वो क्या कहता है? सेलर ने रिफ्यूज़ कर दिया गुड्स डिलीवर करने के लिए अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बायर केस कर सकता है। ये बात हमने बता दी है। द कोर्ट में इफ इट फील्स the buyer's request to be legitimate under the circumstances decree that seller conditionally or unconditionally perform what he has committed in the contract। एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए उसके ऊपर केस किया जा सकता है।
मान लीजिए हमने सेलर को कहा कि हमें किसी शादी के लिए हमने बुकिंग की। सेलर कौन है इस केस में? मान लीजिए केटरिंग सर्विस वाला, ठीक है। तो हमने केटरिंग सर्विस वाले को बुक किया है, ठीक है। तो डैमेजेस तो हम क्लेम कर ही सकते हैं नॉन डिलीवरी के लिए, लेकिन उस शादी के लिए कोई और व्यक्ति उस वक्त और केटरिंग वाला कोई अवेलेबल नहीं है, तो हम केस करके उसे शादी से 4 दिन पहले ही मना कर दिया कि मैं इस शादी के लिए इंतज़ाम नहीं करूँगा खाने का। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। अब शादी के लिए चाहिए केटरिंग वाला, तो कोई और जो व्यक्ति है वो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? कोर्ट से हम ये ऑर्डर दिलवा सकते हैं उसके ऊपर केस करके कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये ज़रूरी है, उस दिन ये काम होना ज़रूरी है, इन चीज़ों की डिलीवरी ज़रूरी है, ये नहीं होंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर भी कर सकता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सेक्शन 59 क्या कहता है? इट लेज डाउन दैट वेयर द सेलर हैज़ कमिटेड ए ब्रीच ऑफ वारंटी, सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी कमिट की, ठीक है, तोड़ दिया ब्रीच ऑफ वारंटी को। मतलब ब्रीच ऑफ वारंटी का क्या मतलब है? वारंटी को तोड़ देना। और ब्रीच ऑफ कंडीशन विच द बायर हैज़ एक्सेप्टेड टू बी ए ब्रीच ऑफ वारंटी, बायर ने उसे क्या मान लिया? ब्रीच ऑफ वारंटी। द बायर इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस फॉर सच ब्रीच ऑफ सेलर, ठीक है। सेलर से वो ब्रीच ही माना जाएगा, उसके लिए भी क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। ये हमने कंडीशन और वारंटी के चैप्टर में पढ़ा था, ये वही बात कह रहा है। फिर आता है हमारा इसमें कंपनसेशन फॉर एंटीसिपेटरी ब्रीच। देखिए 2 तरह की ब्रीच होती है, एक एक्चुअल ब्रीच और एक एंटीसिपेटरी ब्रीच, ठीक है। एक्चुअल ब्रीच क्या है? जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, हमने ये कह दिया कि 7 तारीख को हमें इस गुड्स की डिलीवरी चाहिए, तो 7 तारीख को एक्चुअल में जब गुड्स हमारे पास नहीं पहुंचेंगे तो वो तो क्या है? एक्चुअल ब्रीच। और एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब पहले ही हाथ खड़े कर दिए, 4 तारीख को 5 तारीख को आपको ये बता दिया कि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं, हम ये नहीं करेंगे, वो क्या है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। क्लियर? तो सेक्शन 60 में क्या कहा जाता है इसमें? वेयर ए ब्रीच इज कमिटेड इन डिलीवरी ऑफ गुड्स, गुड्स की डिलीवरी करने में ब्रीच हो गया, तोड़ दिया उसे, एंड द अदर पार्टी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द breach, the aggrieved party can wait till the date due for performance। अग्रीड पार्टी जो है वो कहेगा कि भाई 7 तारीख तक मुझे तो ये गुड्स चाहिए, मैं तो आपकी वेट कर रहा हूँ, आप मुझे डिलीवर करेंगे। एंड देन फाइल ए सूट अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग पार्टी और टेक द ब्रीच टू बी ए रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फाइल ए सूट फॉर डैमेजेस, ठीक है। मान लीजिए 7 तारीख को ही शादी के लिए हमने कैटरिंग वाला बुक किया है, ठीक है। 7 तारीख से पहले 4 तारीख को उसने मना कर दिया, हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए तो केस कर ही सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए नहीं करना चाहते तो हम ये उम्मीद करते हैं, हमने रिक्वेस्ट की है कि आप 7 तारीख तक उसे पूरा करें, जो आपने गुड्स की डिलीवरी के लिए प्रॉमिस की है, तो हम चाहते हैं कि आप उसकी डिलीवरी करें, ठीक है। अगर वो एक्चुअल डेट तक, जो परफॉर्मेंस के लिए ड्यू डेट है, वहाँ तक वो गुड्स को डिलीवर नहीं करता है, तब हम एंटीसिपेटरी ब्रीच उसे एक्चुअल ब्रीच में बदल जाएगी और क्या करेंगे? हम उस पर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं और साथ साथ सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस के लिए। क्लियर? तो ये थी कुछ सेलर्स की और बायर्स की रेमेडी। सेलर की रेमेडी क्या थी एक बार फिर देखते हैं? सूट फॉर प्राइस ऑन नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स या फिर नॉन एक्सेप्टेंस। बायर की रेमेडीज क्या थी? नॉन डिलीवरी पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस किया जा सकता है, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए केस किया जा सकता है, और लास्ट में क्या पढ़ाया गया अभी? एंटीसिपेटरी ब्रीच, उसके लिए भी केस किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। इसमें लास्ट टॉपिक आता है सेल बाय ऑक्शन। ऑक्शन का क्या मतलब होता है? नीलामी, ठीक है। आपने मूवीज़ में देखा होगा, या अगर आपका सचमुच में अगर कोई ऐसी चीज़ आपने देखी है, चीज़ें नीलाम जब की जाती हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए बिड लगाई जाती है, बोलियां लगती हैं, ठीक है, ऑक्शन होती है। IPL की भी ऑक्शन होती है, खिलाड़ी बिकते हैं तो उसके ऊपर नीलामी, बोलियां लगाई जाती है। नीलामी किसी भी चीज़ की होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? ऑक्शन। तो व्हाट इज ए सेल बाय ऑक्शन? ए सेल बाय ऑक्शन इज ए पब्लिक सेल। पब्लिक में वो चीज़ बेची जा रही है। वेयर गुड्स आर ऑफर्ड टू बी सोल्ड टू द बायर हु ऑफर्स द हाईएस्ट प्राइस फॉर द गुड्स और मेक्स द हाईएस्ट बिड, ठीक है। जिस भी चीज़ के लिए जो व्यक्ति अगर सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे हम क्या कर देंगे? सेल कर देंगे गुड्स को, ठीक है। थर्ड हैमर जब फॉल होता है, देखिए वो क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति सेल कर रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी ने, एक ने बोली लगाई 9 लाख की, किसी ने लगाई 10 लाख की, अब उसी चीज़ के लिए हाईएस्ट बिड लगी 15 लाख की, तो 3 बार हैमर को बेंच पर प्रेस करना होगा, ठीक है, हिट करना होगा बेंच से।
15,01,00,000, 15,02,00,000, 15,03,00,000। वो थर्ड जैसे हैमर फॉल होगा उसके साथ ऑक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। ए सेल बाय ऑक्शन इज ए पब्लिक सेल वेयर द गुड्स आर ऑफर्ड टू बी सोल्ड टू बायर हु ऑफर्स द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स और मेक द हाईएस्ट बिड, जो सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा, बोली लगाएगा। जो पर्सन बिड्स इनवाइट करता है उसे ऑक्शनियर बोलते हैं। हु एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ सेलर, वो सेलर के बिहाफ पे वहाँ पर बिड करवाता है। ठीक है। ये एक पब्लिक प्रोसीडिंग है जिसमें ऑक्शनियर प्रोस्पेक्टिव बायर्स, मतलब जो लोग उसे लगता है कि खरीद सकते हैं, उनको बुलाया जाता है। ठीक है। उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ऑफ़र दिया जाता है, वो लोग आकर के फिर उस पर बोलियाँ लगाते हैं। ऑक्शन एक प्री डिटरमाइंड प्लेस पर, पहले से निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर की जाती है कि ताकि बायर वहाँ पर पहुँच सके, गुड्स को देख सकें और गुड्स को देखने के बाद उसकी बोली लगा सकें। ठीक है। जो बायर्स होंगे वो बिड्स लगाते हैं और हाईएस्ट बिड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है। फिर उसके कुछ फीचर्स बताए गए हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं ऑक्शन की, कैरेक्टरिस्टिक्स। द ऑक्शनियर इनवाइट्स द प्रोस्पेक्टिव बायर्स, भाई हमने आपको ये बता दिया कि प्रोस्पेक्टिव जो बायर्स हैं, जो भी होंगे, जो इच्छुक हैं, हमें लगता है कि ये लोग खरीद सकते हैं, उन्हें बिड के लिए हम बुलाएंगे। ठीक है। इन्विटेशन टू बिड इज़ इन ए पब्लिक गैदरिंग, वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होंगे, सभी को पब्लिक गैदरिंग करके बुलाया जाएगा। जो डिस्क्रिप्शन में है गुड्स की, ठीक है, वो ऑक्शन से पहले ही दे दी जाएगी। ठीक है। इट इज़ अनाउंस्ड प्रायर टू द ऑक्शन, ऑक्शन से पहले ही उसे दे दिया जाएगा। द ऑफर्स मेड बाय प्रोस्पेक्टिव बायर्स आर बाय बिडिंग, जो ऑफर्स प्रोस्पेक्टिव बायर्स करेंगे वो कैसे होंगे, आर बाय बिडिंग। ठीक है। बिड करेंगे, उसके लिए बोलियाँ लगेंगी। द ऑक्शनियर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद द हाईएस्ट बिडर, जिसने सबसे ज़्यादा बोली लगाई है उसे गुड्स सेल कर दिए जाएंगे। क्लियर। अब आता है द रूल्स रेगुलेटिंग द सेल बाय ऑक्शन, कौन से सेक्शन में दिए गए हैं, सेक्शन 64 में। ठीक है। सेक्शन 64 क्या कहता है, इसका पार्ट 1 कहता है 64(1) स्टिपुलेट्स दैट व्हेन गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल आर इन लॉट्स, लॉट्स में हैं, बहुत सारे अलग अलग लॉट्स बनाए गए हैं। ईच लॉट ऑफ गुड इज डीम्ड टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, हर एक लॉट को सब्जेक्ट मैटर कंसिडर किया जाएगा। सब्जेक्ट मैटर क्या होते हैं, गुड्स। 64(2) में क्या कहता है, द सेल इज डीम्ड टू बी कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर। ठीक है। फॉल ऑफ हैमर जब हमने बताया आपको 3 बार बोला जाएगा, 15,01,00,000, 15,02,00,000, 15,03,00,000, वो तीसरा हैमर जब बेंच पर प्रेस होगा तो उसे क्या कहेंगे, फॉल ऑफ हैमर को, कि अब बिड हमारी कंप्लीट हो गई है, ऑक्शन कंप्लीट हो गई है। सेक्शन 64(3) लेज डाउन दैट राइट टू बिड में बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, सेलर चाहे तो उसको रिजर्व भी कर सकता है। ठीक है। सेलर अपने किसी एजेंट से भी ऐसा करवा सकता है, उसमें बोली लगवा सकता है। ठीक है। वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू ए राइट टू बी बिड बाय सेलर और a person nominated by him, it will be deemed to be fraudulent act if the seller or his nominee makes a bid in auction. अगर पहले से ये नहीं बताया गया, कोई ऐसा राइट रिजर्व नहीं किया गया, उसके बाद अगर सेलर का कोई व्यक्ति सेलर के द्वारा नॉमिनेट किया गया, सेलर के बिहाफ पे अगर वहाँ बोली लगाता है, तो फिर वो क्या है, फिर उसे फ्रॉड समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा, उसे फ्रॉड समझा जाएगा। ठीक है। सेक्शन 64(6) क्या कहता है, स्टिपुलेट्स दैट इफ सेलर, जो ऑक्शनियर है, मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग, द बायर रिजर्व्स द राइट टू रेपुडिएट द सेल, द सेल बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बायर। बायर के बिहाफ पे है, एग्रीड पार्टी कौन है, बायर है, तो उस केस में उसे क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। द पर्सन हुज बिड इज एक्सेप्टेड इन द ऑक्शन बिकम्स ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और लॉफुली वो बाउंड हो जाता है वहाँ पर किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए। क्लियर। फिर आता है हमारा इम्प्लाइड वारंटी इन सेल बाय ऑक्शन, इम्प्लाइड वारंटी इन सेल बाय ऑक्शन। सेल बाय ऑक्शन में इम्प्लाइड वारंटी क्या है, कुछ हैं इसमें, फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड वारंटीज इन सेल बाय ऑक्शन। नंबर 1, द ऑक्शनियर इज डीम्ड टू हैव द लॉफुल राइट टू सेल द गुड्स। ऑक्शनियर के पास क्या मानेंगे हम, लॉफुल राइट है गुड्स को बेचने का, तभी वो बोली लगवा रहा है। ऑक्शनियर इज डीम्ड टू बी अनअवेयर ऑफ द डिफॉल्ट ओनरशिप ऑफ गुड्स ऑफ द सेलर इफ द लेटर्स ओनरशिप इज डिफॉल्टेड। अगर सेलर ने कोई डिफॉल्ट किया है, ठीक है, तो सेलर के उस डिफॉल्ट के बारे में हम ये मानेंगे ऑक्शनियर को कोई भी सूचना नहीं है। ठीक है। द बायर इज डीम्ड टू एक्वायर
ए गुड टाइटल टू द गुड्स आफ्टर ही हैज पेड द बिड प्राइस। जो बिड प्राइस है अगर बायर ने दे दिया है तो हम सोचेंगे उसने बोनाफाइड तरीके से दिया है, गुड फेथ में दिया है, तो हमें उसे एक गुड टाइटल दे देंगे। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि सेलर के पास वो कैसे आया था। क्लियर। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें नॉकआउट एग्रीमेंट। नॉकआउट एग्रीमेंट रेफर्स टू द एग्रीमेंट बिटवीन द ऑक्शनियर एंड द बिडर विच बिकम्स ऑपरेटिव व्हेन द ऑक्शनियर नॉक्स डाउन द हैमर टू सिग्निफाई द बिड ऑफ द बायर ऑफ गुड्स। ठीक है, जैसे ही फॉलो ऑफ हैमर किया वैसे ही नॉकआउट एग्रीमेंट हो जाता है। किस किस के बीच में? ऑक्शनियर मतलब जो नीलामी करवा रहा है वो, और जो हाईएस्ट बिडर है वो। सच एग्रीमेंट अनलेस इट इज डन टू डिफ्रॉड और मिसगाइड थर्ड पार्टी इज ए वैलिड एग्रीमेंट। जब तक ये किसी पार्टी को अगर फ्रॉड नहीं करता, मिसगाइड नहीं करता, तब तक ये वैलिड एग्रीमेंट रहता है। द सेलर हैज़ द राइट टू क्लेम द अग्रीड प्राइस ऑफ गुड्स अंडर सच अग्रीमेंट। सेलर के पास ये राइट है कि जो भी अग्रीड प्राइस है वो क्लेम कर सके। ठीक है, तो हमने आज सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। सेलर की क्या रेमेडीज थी, बायर की क्या थी, और सेल बाय ऑक्शन क्या है। क्लियर। चलिए, ये आपकी यूनिट खत्म होती है। थैंक यू।